बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है ये तकरीबन सब लोग जानते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं हमारे गाँवों में, मोहल्लों में भी, जहाँ पर पावर लाइन्स होते हैं। अब ट्रांसफार्मर मतलब साइंटिफिकली क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या करता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ये आज हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। The transformer, the electrical device that step up or step down the applied alternating voltage is known as a transformer. ये एक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को ज्यादा स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। याद रखिए कि ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज हो, डीसी वोल्टेज हो, ठीक है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज हो, तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आप इस डिफिनीशन को क्या कर दें, नोट कर दें। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर को के वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो उसूल है उसका, जो बेसिक प्रिंसिपल है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ठीक है, और ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो कॉइल्स हैं और एक कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं, तो उस करंट की चेंज की वजह से जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्या होगा, वो कॉइल होगा जो उसके पास करीब में हमसाये में है, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और उस इन फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और जो ईएमएफ पैदा होता है उसको हमने म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहा था। ठीक है, अब पहले आते हैं कि ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस तरह काम करता है और क्यों। तो उससे सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास ये आयरन कोर है, आयरन से बना हुआ है, ठीक है, और इस पर हमारे पास क्या है, ये वाइंडिंग है, तार है जिसको हमने वाइंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड कलर है। इन वाइंडिंग्स को हमने नाम दिया है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और इस तरह यहाँ पर एक ब्लू कलर का वाइंडिंग की गई है, तो उसको हमने नाम दिया सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर जो वाइंड्स की तादाद है, वाइंडिंग की गई है, नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स की तादाद है, उसको हमने एनपी का नाम दिया, और यहाँ पर जो टर्न्स की तादाद है उसको हमने एनएस का नाम दिया। N is the number of turns in the secondary coil or winding, or NP is the number of turns in the primary coil or primary winding. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम करंट देते हैं। यहाँ पर जो करंट देते हैं उसको हम प्राइमरी करंट कहते हैं, या करंट इन द प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जो वोल्टेज हम देते हैं यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज, उसको हम कहते हैं वीपी का नाम देते हैं। इस तरह यहाँ पर जो वोल्टेज हम हासिल करते हैं, ठीक है, उसको हम वीएस कहते हैं, यानी सेकेंडरी वोल्टेज, और जो करंट हम हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी करंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कि प्राइमरी कॉइल पर हम इनपुट डालते हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहां से हम वोल्टेज रिसीव करते हैं, आउटपुट। तो वीपी हमारे पास क्या है, इनपुट हुआ, और वीएस हमारे पास क्या हुआ, ये आउटपुट हुआ। ठीक है, इस तरह ये इनपुट करंट है और ये इनपुट आउटपुट करंट है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हम ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो क्यों? ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर बना है ये ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, फिनोमिना ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन पर बना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर एक कॉइल होता है उसमें हम करंट चेंज करते हैं। ठीक है, करंट चेंज करते हैं बाय एनी मींस। तो ऑन ऑफ बटन ऑन ऑफ करने की वजह से, किसी रिस्टेट की वजह से हम चेंज करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास ईएमएफ पैदा होता है। ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। अब ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, अगर डीसी है तो फॉर एग्जांपल हम डीसी करंट यूज करें तो क्या होगा फिर, क्योंकि डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट उसकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो वैल्यू है वो वैसे ही रहती है। तो यहां पर जब करंट चेंज नहीं होगा
तो फिर क्या होगा, तो यहां पर फिर म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है, हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन में कि यहां पर करंट चेंज करोगे तो यहां पर ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होगा। ये तब पैदा होगा जब यहां पर हम करंट को चेंज करेंगे। अब चूंकि डीसी करंट एक कांस्टेंट करंट है जो खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए यहां पर फिर ईएमएफ फिर क्या पैदा नहीं होगा। अगर आप दे भी इसको अप्लाई भी कर देंगे तो आपके पास यहां पर ईएमएफ आप पैदा नहीं कर सकते और आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। अब जब हम इसको अल्टरनेटिंग करंट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो अपने डायरेक्शन और पोलरिटी को क्या करता है, कंटिन्यूसली चेंज करता है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन और पोलरिटी को उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो यहां इसमें इस कॉइल में करंट के डायरेक्शन क्या होगा, वो भी चेंज होता जाएगा। और जब करंट के डायरेक्शन चेंज होगा तो उसकी वजह से यहां पर अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगा। तो ये लाजमी आपने दिमाग में अपनी बात को बिठाना है कि याद रखिए कि हम ट्रांसफार्मर को डीसी करंट के इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको अल्टरनेटिंग करंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी जो वजह है वो यही है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। मैं इसको थोड़ा ठीक है, अच्छा, तो ईएमएफ हमारे पास ये ट्रांसफार्मर इक्वेशन कहते हैं। ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल इज, यहां पर जो ईएमएफ है जो इसमें इंड्यूस होगा, यहां पर पैदा होगा ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास Vp इज इक्वल टू NP डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी है। ठीक है, द फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल विल पास थ्रू द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल विल पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय। ठीक है, ये हमारे पास जो वो होगा, जो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा, और ये हमारे पास रिलेशन है Vs इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। इट इज द वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल्स, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये जो हमारे पास था वो इनपुट था। याद रखें कि ये दोनों क्या होंगे, ये सेम होंगे। यहां पर जो फ्लक्स रेट ऑफ चेंज है वो यहां पर जो है वो क्या है, ये फ्लक्स रेट ऑफ चेंज है उससे वो, क्योंकि ये कॉइल जो होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, लेकिन याद रखिए बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है फॉर एग्जांपल 100 है तो यहाँ पर भी 100 होगा, तकरीबन 98 भी हो सकता है, थोड़ी बहुत वो लॉस हो सकती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे पास, तो जितना फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा वो यहाँ पर भी क्या होगा, वो चेंज होगा। तो ये हमारे पास इसमें कोई वो नहीं है कि डेल्टा फाई पी और डेल्टा फाई और एस वगैरह। नाउ इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी हैव, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड करते थे, हमारे पास आ जाता है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वही आ गया। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन से हम क्या अखज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम यह अखज़ करते हैं कि इफ NS इज ग्रेटर देन NP, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स, अगर NS ये यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये ज्यादा हो NP से, मतलब यहां पर 1000 है और यहां पर 200 है, यहां पर 5000 है और यहां पर 1000 है, यहां पर जो कॉइल है उसकी तादाद अगर ज्यादा हो उससे तो फिर क्या होगा, देन VS विल बी ग्रेटर देन VP, तो आउटपुट होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये यहां पर क्या है, ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, तो चूंकि यहां पर ये ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, ये भी उससे क्या है, ज्यादा है। सच अ ट्रांसफार्मर विल बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्यों, क्योंकि आउटपुट जो है यहां पर जो आउटपुट आपके पास हासिल हुआ वो ज्यादा हासिल हुआ, यानी आपने 220 वोल्टेज दिया है और आपके पास जो वोल्टेज हासिल हुआ वो कितना है, 440 है मिसाल के तौर पर। वो वेराई करती है, उसकी फिर अपनी एक सेटअप है जो फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर NS ग्रेटर देन NP होगा तो VS ग्रेटर देन VP होगा। तो वो ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर होते हैं, ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं।
ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है, ये इफ NS इज लेस देन NP, अगर NS कम हो NP से, then VS will less than VP, because of that NS will be what, directly proportional, so NS less, so this will be less, this greater than, so this will be greater, as explained before। ठीक है। अब यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1000, यहाँ पर 200, यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर 1000 है। ठीक है। तो जो वोल्टेज हम देते हैं तो हम फिर ज्यादा देंगे और हमारे पास जो क्या होगा, कम हासिल होगा। हम यहाँ पर 440 देंगे और हमारे पास 220 हासिल होगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमारे जो मोहल्लों में, हमारे जो गाँवों में, सिटीज में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या है, वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि जो ये 3 लाइन्स आए हैं हाई पावर लाइन्स, उसका जो वोल्टेज होता है वो 440 होता है। ठीक है। और हम जो घर में वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं वो 220 होता है। तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उस 2 लाइन्स के दरमियान हम फिर क्या करते हैं, उस रास्ते में, उसके रास्ते में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ताकि जो 440 वोल्टेज है वो कन्वर्ट हो 220 वोल्टेज में। ठीक है। ताकि हम उसको घरों में इस्तेमाल करने के लिए क्या कर सके, हम उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है। और जो हाइडल पावर स्टेशन है वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि जो बिजली पैदा होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां पर भी पावर जनरेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहां पर जो वोल्टेज पैदा होता है वो 220 होता है। ठीक है। 220 होता है, 220, तो हम उसको फिर 440 में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हम 220 वहां से पैदा होता है तो हम उसको 440 में फिर कन्वर्ट करते हैं, 40 फिर दोबारा हम उसको 220 में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्यों ना डायरेक्टली हम उसको क्या करते, थ्रू करते। तो उसमें भी एक फिजिक्स है, उसका एक लॉजिक है, उसका अपने क्या है, रीजन है, जो हम फिर आगे क्या करेंगे, अगले टॉपिक में फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट। याद रखिए कि ट्रांसफार्मर को जितना पावर हम देते हैं उतना ही पावर हम उससे लेते हैं 100% एफिशिएंसी के लिए। एंड P इनपुट इज इक्वल टू VP/IP और P आउटपुट VS, P इज इक्वल टू VI हमारे पास फार्मूला है जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन को हम फिर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है। याद रखें कि ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर हमारे पास VS ग्रेटर हो, ठीक है, वोल्टेज ज्यादा हो, तो वहां पर क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में ये वोल्टेज और ये करंट है वहां पर, तो वोल्टेज अगर ज्यादा है तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, और अगर करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम होगा। याद रखिए कि मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर है जो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, ज्यादा करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 440 है और ये 220 है, मतलब ये ज्यादा है, ये क्या है, ये कम है। तो ये अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ठीक है, ये ज्यादा होगा, ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ये कम है तो ये कम होगा। ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है, इनपुट कम होता है और आउटपुट जो हमारे पास हासिल होता है वो ज्यादा होता है। इस तरह के करंट की हम बात करें तो करंट हमारे पास क्या है, वो स्टेप अप में इनपुट करंट जो होता है वो ज्यादा होता है और आउटपुट हमारे पास क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।